हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। माय डियर, हम लोग रिवीजन की जो सीरीज कर रहे थे, आज हमारी इसकी नेक्स्ट क्लास है। माय डियर, जैसे कि आपको पता है कि 14 दिन में हमें अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। आज की स्टार्टिंग हमारी गुडविल से होगी। जैसे कि आपको पहले से ही पता है गुडविल अल्टीमेटली है क्या। गुडविल आपके बिजनेस की रेपुटेशन होती है, एक इंटेंजिबल एसेट होती है। और गुडविल के अंदर जो भी बातें हम होंगी, जितनी बातें हम करेंगे, वो AS 26 के तहत करने वाले हैं। ठीक है जी। AS 26 आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड है। तो इसके बारे में जितने भी इसके मेथड्स हैं, हम पहले इसको कवर अप करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे कि मैं आपको पहले बताता हूं कि आपकी रिवीजन वीडियोस है, तो मैं केवल कॉन्सेप्ट यहां बताने वाला हूं। अगर आपको कोई डिटेल्ड डिस्कशन करना है, डिटेल्ड वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। मैंने सबकी डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, आप उनको वहां से भी देख सकते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक यहां समझ में नहीं आता है तो आपको डिटेल्ड वीडियो में भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास गुडविल से। गुडविल में क्या है भाई, आपके जैसे मैंने आपको बताया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 का पार्ट होता है, इंटेंजिबल एसेट होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहा गया है गुडविल क्या है, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। बिल्कुल, ये डेफिनेशन है पूरी। ये क्या है, एक इंटेंजिबल एसेट है। और क्या होती है, रेपुटेशन होती है आपके फर्म की। माय डियर, रेपुटेशन ऑफ ए बिजनेस होता है। हम फिलहाल पार्टनरशिप में इसको पढ़ रहे हैं, इसलिए पार्टनरशिप में तो फर्म होती है। इस वजह से क्या होता है, रेपुटेशन ऑफ अ फर्म। एक फर्म की रेपुटेशन कितनी है, मार्केट में जितनी रेपुटेशन होती है उतना ही अच्छा व्यापार कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर मैं माल को सेल कर रहा हूं, अगर मैं क्रेडिट पे माल सेल कर रहा हूं, तो हो सकता है मेरे पास कस्टमर थोड़े कम आते हो अगर मेरी रेपुटेशन कम है। पर अगर मेरी रेपुटेशन ज्यादा है तो माय डियर मेरे पास कस्टमर्स की लाइन लगी पड़ी। अब मैं डिसाइड करूंगा मैं किसको बेचूं, अगर रेपुटेशन मेरी अच्छी है। यही गुडविल के ऊपर डिपेंड करता है। रिलायंस के ऊपर क्यों ट्रस्ट करते हैं सभी लोग, इसलिए ट्रस्ट करते हैं, पुरानी कंपनी है, धोखा नहीं देती, उसके प्रोडक्ट्स ज्यादातर सही होते हैं। आप ब्रांडेड चीज लेने के पीछे क्यों भागते हो, इसलिए तो भागते हो, उनकी रेपुटेशन है मार्केट के अंदर। यहीं पर अगर लोकल चीजें परचेज करो, है वही। अगर एक जगह मैं नाइक का जूते की बात करूं, शूज की बात करूं, नाइक के जूता ले लो आप, तो उस केस में क्या होगा, उसकी अलग रेपुटेशन है। और उसी बिल्कुल उसी डिजाइन का कोई दूसरा पायलेटेड शू होगा, आप उसको देखो तो आप उसको अवॉइड करते हो। क्यों अवॉइड करते हो, और अगर लेते भी हो तो बहुत सस्ता लोगे। नाइक का जूता अगर 4000 का है तो आप 400 का भी नहीं लोगे दूसरा, अगर सेम डिजाइन का भी होगा। क्यों, क्योंकि माय डियर रेपुटेशन, आपको नाइक के ऊपर ट्रस्ट है। नाइक ब्रांड है एक तरीके से। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यही सिंपल रेपुटेशन। आपके बिजनेस में आप पहले मेहनत करो, पहले मेहनत करने के बाद, मतलब पास्ट में आपने दुनिया भर की मेहनत कर डाली, और मेहनत करने के बाद फिर आपका बिजनेस एक्सपेंड कर गया, मतलब अब आपको मार्केट में सब लोग जानने लगे, आपकी रेपुटेशन हो गई। उसके बाद अब आप जो भी माल बेचोगे लोग आंख बंद करके ट्रस्ट कर देंगे, इसी को रेपुटेशन कहते हैं, और उसी से आपका बिजनेस आगे बढ़ता है। एफर्ट्स मेड इन पास्ट में आपने एफर्ट्स लगाए टू अर्न हायर प्रॉफिट इन प्रेजेंट विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट्स। अगर आपने पहले सही से काम किया है, अच्छा काम किया है, जेन्युइन काम किया है, तो आपके जितना भी आपने बिजनेस कर रहे हो उसमें अपने आप प्रॉफिट जनरेट होगा। ज्यादा एफर्ट्स आपको लगाने नहीं पड़ेंगे, थोड़े से एफर्ट्स लगाए और बस आपका माल बिकना शुरू हो गया। बात समझ में आती है। इसी के साथ साथ गुडविल क्या होती है भाई डियर, मैं बता दिया गुडविल क्या होती है, इसके बेस पे गुडविल आपको क्लियर हो जाएगी। अब गुडविल आपकी कितने टाइप की होती है माय डियर, एक तो होती है परचेज्ड गुडविल और एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल कौन सी होती है, जो आपने खुद बनाई है, जो आपने खुद बनाई है। जैसे मैं पढ़ाता हूं, मैं टीचिंग करता हूं, मैं किसी और के नाम से नहीं पढ़ा रहा, मैं खुद के नाम से पढ़ा रहा हूं। अब ऑनलाइन में बहुत कम बच्चे मुझे जानते हैं, लेकिन फेस टू फेस मैं काफी टाइम से पढ़ा रहा हूं, तो मेरा अच्छा खासा मार्केट है। मेरे पास स्टूडेंट्स मेरे नाम से आते हैं, मुझे कहीं एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं, स्टूडेंट्स में ढूंढ ढूंढ के अपने आप मेरे पास तक पहुंच जाते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने पहले एफर्ट्स लगाए, मैंने पहले लोगों को बताया, पहले रिजल्ट दिखाया है। मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो बाकी अपने जूनियर्स को रिकमेंड करते हैं मेरे पास। बाकी स्टूडेंट्स, बाकी जो नए नए आते हैं, वो मेरा नाम सुन सुन के कहीं ना कहीं पहुंच ही जाते हैं, क्या शुभम यादव कहां पढ़ाते हैं, मैं वहां पढ़ना है। बात को समझ में आती है। ये क्या, ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। मैंने किसी का नाम परचेज नहीं किया, मैंने अपनी गुडविल खुद बनाई। एक होती है परचेज्ड गुडविल, कि मान लीजिए मैं मार्केट में नया नया आया और मैं पढ़ाने लगा, तो मेरे पास बच्चे हैं कम, मेरे पास स्टूडेंट्स हैं कम, तो मैंने क्या किया, एक बड़े ट्यूटर का, एक बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम लिया। जैसे आज की डेट में बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, महिंद्राज हैं, आकाश इंस्टीट्यूट करके भी बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। तो अगर मान लीजिए मैं आकाश का नाम ले लेता हूं, आकाश की ब्रांच अपने यहाँ खोल लेता हूं, मैं ही पढ़ा रहा हूं चाहे, लेकिन होता क्या, हालांकि आकाश वगैरह, आकाश इंस्टीट्यूट वाले मेडिकल और IIT वगैरह में डील करते हैं, साइंस से हैं, हम कॉमर्सियंस हैं, लेकिन आप एग्जांपल के तौर पे समझ तो सकते ही हैं कि मान लीजिए मैं ही पढ़ाने लगूं, मैं ही पढ़ा रहा हूं, और नाम मैंने किसका ले लिया, आकाश इंस्टीट्यूट का ले लिया। तो माय डियर, आकाश इंस्टीट्यूट ब्रांड है, पहले से ही एजुकेशन सेक्टर में सबको पता है कि हाँ बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, तो सब लोग भाग भाग के आएंगे उसके अंदर क्लास लेने के लिए। बात समझ में आती है। पढ़ा मैं ही रहा हूं, पहले भी मैं ही पढ़ा रहा था, अब भी मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन क्या है, मैंने किसी और की गुडविल खरीदी। अब आकाश ने मुझे ऐसी तो नाम दे नहीं दिया होगा, मुझसे अमाउंट कुछ ना कुछ ली होगी। जब मैंने उसे कुछ पेमेंट करी है, तभी उसने मुझे अपना नाम दिया कि चल भाई साल भर तक तू इस्तेमाल कर ले, या कुछ भी कर ले, 2 साल तक, 5 साल तक, मुझसे पर स्टूडेंट के चार्ज कर सकता है वो, या फिर एक फिक्स अमाउंट भी मुझसे ले सकता है। तो ये क्या हुआ, मैंने गुडविल परचेज की है। तो माय डियर, सेल्फ जनरेटेड गुडविल की कभी आप वैल्यूएशन नहीं कर सकते। मैं कभी वैल्यू नहीं कर सकता कि मेरी गुडविल कितनी है, अगर मैंने खुद बनाई है, इसलिए हमेशा उसकी वैल्यू 0 होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे परचेज गुडविल, तो आप उसको वैल्यू कर सकते हो। आप कितने की गुडविल खरीद के लाए हो, आप सामने वाले से गुडविल आपने 1 लाख की खरीदी तो आपकी गुडविल कितने की होगी, 1 लाख रुपए की। आपने 10 लाख की खरीदी तो आपकी गुडविल कितने की होगी, 10 लाख रुपए की होगी। पर माय डियर, हमारे अकाउंटिंग में इस तरीके से वैल्यूएशन नहीं होता। एक बात पहले क्लियर कर दूं, हम लोग यहां वैल्यूएशन पढ़ रहे हैं, हमारी गुडविल में पहला एक स्टेप होता है वैल्यूएशन। आपको पहले निकालना होता है गुडविल है कितने की, 1 लाख की है, 2 लाख की है, 10 लाख की है, 20 लाख की है, और उसके बाद होता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो जो वैल्यूएशन है ये आपका एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ वगैरह सब जगह सेम है।
वैल्यूएशन हर जगह सेम है, इसके लिए इसकी वजह से इसका एक अलग चैप्टर बनाया हुआ है। यहां पर मैं आपको सारी चीज बता दूंगा। और ट्रीटमेंट क्या होता है हर चैप्टर में अलग है, एडमिशन में अलग है, रिटायरमेंट में अलग है, ये सब चीज अलग तरीके से डिफाइंड है कि आप एडमिशन कर रहे हो तो गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा, अकाउंट में कैसे कैसे जाएगी, और रिटायरमेंट हो रहा है तो गुडविल का क्या ट्रीटमेंट है। समझ में आती है बात? तो ये ध्यान रखिएगा, हम वैल्यूएशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो इसकी वैल्यू हमेशा जीरो होगी, और अगर परचेज गुडविल है इसको निकालने के हमारे मेन 3 मेथड होते हैं। कौन कौन से? एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। एग्जाम में सबसे ज्यादा ये आता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट सेकंड नंबर पे आता है, कैपिटलाइजेशन मैं ये नहीं कहता आएगा नहीं, लेकिन बहुत कम देखा गया है। ठीक है जी, ऐसा नहीं, एक दो बार आप पास्ट टेस्ट उठा के देखो, उसमें क्वेश्चंस आपको कैपिटलाइजेशन के भी मिलेंगे, पर ज्यादातर ये दोनों पूछते हैं और उसमें भी सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है। ठीक है जी, एवरेज प्रॉफिट आप कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ये आपका 2 हिस्सों में बटा हुआ होता है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? ये एक ही तरीके से होता है, सुपर प्रॉफिट मेथड। और कैपिटलाइजेशन के भी 2 हिस्से, कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। अब मैंने यहां पर 2 मेथड लिख रखे हैं, क्या? सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इसके बाद में बाकी मेथड्स भी करा दूंगा, जैसे कि मैंने आपको बताया डिटेल्ड वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से देख सकते हैं। यहां सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। ठीक है, एक तरीके की खिचड़ी आपके माइंड में बन गई है, उसको 14 डेज में बिल्कुल अलग अलग कर सकते हो आप। 14 डेज में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास सिंपल एवरेज प्रॉफिट में गुडविल निकालने के लिए हमें निकालने तो अल्टीमेटली गुडविल ही है, तो सिस्टमैटिक तरीका क्या है? गुडविल कैसे निकलेगी? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। मतलब मैंने गुडविल कितने दिन के लिए खरीदी है, 1 साल के लिए खरीदी है, 2 साल के लिए खरीदी है, 3 साल के लिए खरीदी है, ये चीज आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी। अगर नहीं दे रखा क्वेश्चन में तो आप 1 मान के अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करें। मतलब नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको दिया हुआ होगा, नहीं दे रखा तो आप 1 मान सकते हैं। ठीक है जी, एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट वर्किंग नोट 1 डाल दिया, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज नहीं है, ये नंबर ऑफ ईयर्स आपके पास कितने सालों के प्रॉफिट है। मान लीजिए 5 साल के आपको प्रॉफिट दे रखे हैं, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, इस टाइप से आपको अलग अलग प्रॉफिट दे रखे हैं। तो आप इसमें ट्रेंड भी होता है कुछ, मैंने वीडियो जो बताया कि डिटेल में है उसमें डाल रखा है ट्रेंड कैसे काम कर रहा है। ट्रेंड मतलब मान लीजिए कोई एबनॉर्मल गेन्स हो गए, एबनॉर्मल लॉसेस हो गए, कुछ आपके रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स भी हैं, तो उसको आप ठीक कैसे करेंगे, ये ट्रेंड होता है, इसे ट्रेंड बोला जाता है। उसके बाद आप इनकी एडजस्टमेंट करोगे, उसके बाद आपको एक्चुअल प्रॉफिट मिलता है। उस एक्चुअल प्रॉफिट का टोटल कर दें आप सभी प्रॉफिट्स का, उसको बोलते हैं टोटल प्रॉफिट। और कितने सालों के प्रॉफिट है? 5 साल के प्रॉफिट का आप टोटल कर रहे हैं तो 5 साल हो गए, 4 साल के प्रॉफिट का टोटल कर रहे हैं 4 साल हो गए, 3 साल के प्रॉफिट का टोटल कर रहे हो 3 साल हो गए। बात समझ में आती है? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज अलग है और ये नंबर ऑफ ईयर्स अलग है। ठीक है, तो आपने टोटल प्रॉफिट्स लिए डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, एवरेज निकल गया। एवरेज आप यहां लिख रखें, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करें, आपकी गुडविल आपके हाथ में होगी। सबसे सिंपल मेथड है और सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है। समझ में आती है बात? इसके बाद आता है आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट गुडविल कैसे निकलती है? गुडविल इज इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का सेम रूल है, दे रखा होगा, नहीं दे रखा तो 1 मान के आप क्वेश्चन को खत्म करें। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? वर्किंग नोट 2 मैंने डाला, क्योंकि मैंने वर्किंग नोट 1 ऑलरेडी डाल रखा है। आपके एग्जाम में एक ही मेथड मिलेगा, तो एवरेज प्रॉफिट में तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मिलेगा या आपका वेटेड एवरेज मिलेगा। ठीक है जी, वो सीक्वेंस में चले थे, इस वजह से मैंने वर्किंग नोट 2 डाला ताकि कंफ्यूजन ना हो जाओ। तो वेटेड एवरेज कैसे निकलेगा भाई साहब? वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट्स। माय डियर, वेट्स आपको हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, नहीं देखा तो 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से सीक्वेंस में डाल दीजिएगा। ठीक है, इसी सीक्वेंस में डालने वाला है और कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और ये हमारा वर्किंग नोट 3 से आता है। आपको एक स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, स्टेटमेंट में आपको ईयर दे रखे होंगे, मैंने एज्यूम करा है कि आपके पास 5 साल है, 5 ईयर हैं, 2012 13 14 15 16। ठीक है, उनके प्रॉफिट दे रखे हैं, बात समझ में? वेट्स का आप दूसरा कॉलम बना दें। वेट्स अगर आपको दे रखे हैं तो आप डालें, वरना 1 2 3 4 5 इस टाइप से इसी सीक्वेंस में आप डालने वाले हैं। माय डियर, अगर ट्रेंड होता है तो बीच में 2 कॉलम और आ जाते हैं, प्रॉफिट, फिर बीच में ट्रेंड और फिर एक्चुअल प्रॉफिट। उसके बाद आगे वेट्स और वेटेड प्रॉफिट के कॉलम आगे बढ़ जाएंगे। मतलब इसमें प्रॉफिट के बाद 2 कॉलम और आगे ऐड हो जाएंगे अगर ट्रेंड भी आपके क्वेश्चन में दिख जाता है। तो आप प्रॉफिट मिल गया, वेट्स आपको मिल गए, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया। अब आपको वेटेड प्रॉफिट चाहिए तो ए मल्टीप्लाई बाय बी, मतलब इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे करो, इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे करो, इसकी मल्टीप्लिकेशन एंड सो ऑन। मल्टीप्लाई करके आपने क्या निकाल दिया? वेटेड प्रॉफिट निकाला। और उसके बाद आपने इनका टोटल कर दिया, और टोटल क्या कहलाता है? टोटल वेटेड प्रॉफिट, और वही तो आपको चाहिए। और यहां पर आप वेट्स का टोटल कर डालो, इन सभी का टोटल कर लो। 15 है, जैसे कि मैंने अपने एग्जांपल में लिया 15, तो इसका टोटल कर दिया, तो टोटल वेट्स आ गए, आपने यहां लिखा। उसके बाद वेटेड प्रॉफिट आ गया, वेटेड प्रॉफिट को आपने यहां लिखा, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, क्या और गुडविल आपके सामने है। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ जाती है। माय डियर, रिवीजन है इसीलिए इतना स्पीडली करा रहा हूं। ठीक है, अब मैं इसके आगे के मेथड कराता हूं, बोले तो सुपर प्रॉफिट मेथड और बाकी अगले 2 मेथड। ठीक है जी, नोट डाउन करें। चलिए जी, तो हमारा अगला टॉपिक है गुडविल में ही सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है? माय डियर, सुपर प्रॉफिट मेथड भी गुडविल का कैलकुलेट करने का एक नया मेथड है। माय डियर, इसमें क्या होता है कि आप गुडविल निकालोगे, सुपर प्रॉफिट की मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज की वही पुरानी कहानी है, क्या भला, कि अगर आपको दे रखा है तो वो ले ले, नहीं दे रखा तो 1 मान ले। समझ में आती बात? या तो दे रखा है या तो गिवन होगा, और अगर नहीं गिवन है तो आप 1 मान के अपना क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो इसके लिए मैंने वर्किंग नोट 1 बता रखा है। वर्किंग नोट 1 में क्या करोगे? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट का मतलब जो आपने अब कमाया है। एवरेज प्रॉफिट वही जो मैंने पिछले मेथड में आपको सिखाया था, सिंपल एवरेज प्रॉफिट में, जो पहले मेथड बताया था ना इसमें, कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। इससे आपको क्या निकल के आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट। मतलब
एवरेज प्रॉफिट जो आपने अब कमाया, और नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट आप नॉर्मली जो कमा लेते। तो इसका मतलब क्या हुआ? एवरेज प्रॉफिट जो आपने अब कमाया और नॉर्मल प्रॉफिट आप वैसे भी कमा लेते। अब कब कमाया? जब आपने गुडविल को खरीदा, जब आपने गुडविल को खरीदा। और नॉर्मल प्रॉफिट जो आप गुडविल ना खरीदते, अपने नाम से भी काम करते, तो भी आप इसमें कमा लेते। पहले मैं बताता हूं इसके बारे में पूरा का पूरा, उसके बाद बात करते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट निकालना तो आपको आता ही है। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए वर्किंग नोट 2 क्या भला? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है कितने परसेंट आप लगभग कमा लेते, 10%, 15%, 20%, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड एक तरीके से होता है कि आपने व्यापार में जो पैसा लगाया है। अब बात को जरा समझे मेरी। मान लीजिए मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूं। कोचिंग इंस्टीट्यूट को चलाने में मान लीजिए मुझे 10 लाख रुपए लगाने पड़े, ठीक है? 10 लाख रुपए मुझे लगाने पड़े। अब मैं जब 10 लाख रुपए लगा रहा हूं तो खुद की मेहनत भी कर रहा हूं। 10 लाख रुपए भी लगाए मैंने, मतलब किसी गुडविल खरीदी। जैसे मैं अभी आकाश इंस्टीट्यूट का नाम ले रहा था, तो आकाश का ही बात करता हूं। मान लीजिए मैंने आकाश इंस्टीट्यूट का नाम लेके मैंने खुद का एक मतलब लिख दिया कि हाँ भाई आकाश इंस्टीट्यूट की एक ब्रांच ये रही, और खुद पढ़ाने लगा उसके अंदर। तो भाई साहब कुछ पैसे उसको देकर आया आकाश इंस्टीट्यूट में, और बाकी खुद उसके अंदर पढ़ाने लगा। पढ़ाते पढ़ाते मैंने इनकम जनरेट करी। इनकम जनरेट मैंने किसी साल ज्यादा करी, किसी साल कम करी, किसी साल ज्यादा, किसी साल कम। तो मैंने सबका एवरेज ले लिया, उसमें मैंने कह दिया एवरेज प्रॉफिट। भाई साहब पैसा तो लगाया है, जो पैसा मैंने लगाया उसी को मैं कैपिटल एम्प्लॉयड कहूंगा। समझ में आती बात? दूसरा केस क्या है कि मैंने खुद के नाम से कोचिंग खोला, जो कि मेरा खुला हुआ भी है। यूनिवर्सल स्टडी पॉइंट के नाम से मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो यूनिवर्सल स्टडी पॉइंट के नाम से मैंने इंस्टीट्यूट खोला और खुद कमाने लगा। मान लीजिए मेरे पास आकाश इंस्टीट्यूट के नाम से 50 स्टूडेंट आ रहे हैं, और अगर खुद पढ़ाता तो कम से कम 10 तो आ ही जाते। खुद पढ़ाता तो कम से कम 10 तो आ ही जाते। तो मतलब ये तो मैं नॉर्मली कमा ही लेता। मैंने अब कितने कमाए आकाश इंस्टीट्यूट का नाम लेने के बाद? मैंने 50 कमाए। तो मतलब यार मैं कुछ भी नहीं करता तो 10 कमाता, तो इसका मतलब आकाश इंस्टीट्यूट की वजह से मुझे 40 का फायदा हुआ। 40 स्टूडेंट्स मुझे फालतू मिले हैं। इसी को मैंने क्या कह दिया? सुपर प्रॉफिट, और कुछ नहीं कहा। समझ में आती बात? और एक लाइन है आपको एमसीक्यू मिल सकती है, सुपर प्रॉफिट कैन नेवर बी नेगेटिव। सुपर प्रॉफिट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इतना तो आप भी समझदार हो कि मैं आकाश इंस्टीट्यूट वाले को पैसे देकर आ रहा हूं, उससे गुडविल खरीद के लाया। उसे जितने ही रुपए दिए मैं उसे रुपए देकर आया और मैं गुडविल खरीद के ले आया अपने पास। मैं पढ़ा रहा हूं आकाश इंस्टीट्यूट के नाम से 5 बच्चे, और अगर खुद पढ़ाता तो 10 बच्चे पढ़ाता। अबे मैं पागल हूं क्या? जब किसी बंदे की गुडविल खराब है तो मैं उसका नाम क्यों लूंगा? एक तो उसको पैसे देकर आओ, ऊपर से उसका नाम लेकर बुरा हाल कर दो। आज की डेट में इसको मैं वैसे तो जोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन पॉलिटिक्स से जोड़ सकते हैं। जैसे आज की डेट में बीजेपी ट्रेंड पे चल रही है। बीजेपी के नाम पे कोई बेवकूफ भी होगा ना और वो टिकट ले ले तो वो जीत जाएगा। उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, ज़्यादा एफर्ट्स नहीं। क्यों? बीजेपी की गुडविल इस टाइम बहुत तगड़ी चल रही है। इस टाइम पर सपा या बाकी कोई कांग्रेस पार्टी हो गई और भी कई सारी पार्टीज होंगी, इनका टिकट अगर आप ले रहे हो तो उसमें अगर आप जीत भी रहे होगे ना तो आप हार जाओगे। क्यों? क्योंकि ट्रेंडिंग में नहीं है। तो माहौल कुछ इस प्रकार से है कि अगर मान लीजिए आज की डेट में सपा का कोई टिकट मिल रहा हो, कोई लेता नहीं है। सपा का मिल रहा हो या फिर कांग्रेस का मिल रहा हो, कोई सा भी टिकट मिल रहा हो, लेते नहीं है वो लोग पार्टी का टिकट। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि हार ना जाए। खुद की मेहनत करेंगे जीत जाएंगे, लेकिन अगर पार्टी का टिकट लिया तो शायद हार जाए। बात कुछ समझ में आ रही है? तो ये क्या है? ये गुडविल की ही बात है कि मान लीजिए आपको किसी का नाम लेने से नुकसान हो रहा है, खुद के नाम से फायदा, तो यार क्यों ले रहे हो किसी का नाम? बात समझ में आती है? इसलिए सुपर प्रॉफिट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर हो रहा है तो आपसे बड़ा बेवकूफ इंसान कोई नहीं है। आपको ऐसे काम नहीं करने हैं। सुपर प्रॉफिट अगर आपका गलती से कैलकुलेशन के टाइम पर अगर माइनस में आंसर आ भी रहा है तो आप माइनस नहीं लिखेंगे, बल्कि 0 लिख के अपना क्वेश्चन खत्म कर देंगे। मतलब गुडविल कुछ थी ही नहीं। गुडविल की वैल्यू क्या है? 0। समझ में आती है बात? तो ये तो हमारी सुपर प्रॉफिट की कहानी। अब बात करते हैं कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन में 2 मेथड है, एक तो सुपर प्रॉफिट और एक एवरेज प्रॉफिट वाला। ये थोड़ा सिंपल होता है इसलिए मैंने पहले करवा दिया। कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट कैसे निकालना है आपको पहले ही पता है। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? गुडविल इज इक्वल्स टू, इसमें डायरेक्ट निकलता है। यहां क्या हुआ करता था? पहले आप सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करो, उसको यहां मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, उसके बाद आपकी गुडविल निकल के आएगी। लेकिन कैपिटलाइजेशन मेथड में ये फायदा होता है, गुडविल डायरेक्ट निकल के आती है। सुपर प्रॉफिट की डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एक चीज रहेगी, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होती है? भाई साहब जो आप नॉर्मली कमा लेते ये रेट में होता है। जैसे कि आप बैंक में एफडी करा दो, 10% का रेट मिल रहा है, 15% का रेट मिल रहा है, तो आपका क्या मतलब इसमें यह माना जाता है कि आपने 10 लाख रुपए मान लीजिए बिजनेस में लगाए हैं, तो नॉर्मली आप कितना कमा लेते? आप एफडी करा दो बैंक में और मान लीजिए 10% का रिटर्न में आपको मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है? 1 लाख रुपए आपको मिल रहे हैं। मतलब आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, घर में सो रहे हो, उसके बाद भी आपको 1 लाख रुपए मिल रहे हैं। इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। और वही जो रेट आपको मिल रहा है उसको बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो वही आपको हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। तो अगर आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है तो आप वो लें, ठीक है जी। आप सुपर प्रॉफिट से इसकी मल्टीप्लाई करके आप डायरेक्ट गुडविल भी निकाल सकते हैं, ठीक है जी। नॉर्मल रेट, अरे यार एक सेकंड मैंने गलत कर दिया। ऐसे नहीं होगा। सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड होता है भाई साहब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, उसके बाद गुडविल निकलेगी। एक छोटी सी एरर हो गई, कोई बात नहीं, हो जाता है, जल्दबाजी में हुआ है, मैं थोड़ा सा स्पीडली कराने का प्रयास कर रहा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो गुडविल इज इक्वल सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इससे आप डायरेक्टली गुडविल निकाल सकते हो सुपर प्रॉफिट। बहुत सिंपल है ये। इसके बाद आपका आता है कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट। अगर आप एवरेज प्रॉफिट की मदद से आप कैपिटलाइजेशन मेथड में एवरेज प्रॉफिट की मदद से अगर आप गुडविल निकालने का प्रयास करें तो कैसे निकलेगी? तो भाई साहब गुडविल निकलती है कैपिटलाइज्ड वैल्यू में आपको नेट एसेट को माइनस करना पड़ेगा। अब भाई साहब कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलेगी और नेट एसेट कैसे निकलेगी? नेट एसेट के बारे में तो आपको पता ही है,
खैर अभी बातचीत कर लेंगे, एक सेकंड। वर्किंग नोट 1 ये रहा। वर्किंग नोट कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकलेगी? एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट को आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर देना, आपको क्या निकल के आया? कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकल के आएगी। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? आपको पहले बता रखा है कि टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। फिर भी मैंने यहां वर्किंग नोट 3 डाल दिया कि एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। समझ में आती है बात? लेकिन अगर नहीं भी डालता तो मैंने बस समझाने के लिए आपको डाल दिया, वैसे इतना कोई खास इसकी जरूरत थी नहीं। अब नेट एसेट क्या? नेट एसेट वर्किंग नोट 2 में ये रहा। वर्किंग नोट 2 नेट एसेट कैसे निकलेगी? भाई साहब जितनी भी एसेट्स हैं बुक वैल्यू पर नहीं, करंट वैल्यू पर, जो आपकी करंट वैल्यू है, जिस दिन भी आप गुडविल को वैल्यू कर रहे हो आप करंट वैल्यू लें, उस करंट वैल्यू पे सारी एसेट्स करंट वैल्यू पर लें और आउटसाइडर्स लायबिलिटी को माइनस कर दें। आउटसाइडर्स लायबिलिटी क्या होती है? जो बाहर के लोगों के लिए लायबिलिटी, जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स, आपके बैंक लोन्स एटसेट्रा, मतलब आउटसाइडर्स लायबिलिटी जो भी है वो आप इसमें से माइनस करेंगे तो आपको क्या निकल के आ जाएगी? नेट एसेट निकल के आ जाएगी। इस तरीके से आपका टॉपिक पूरा होता है माय डियर। फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर डिटेल में करना चाहो तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप डिटेल्ड वीडियो को भी देख सकते हैं। फटाफट नोट डाउन करें। चलिए जी, आज इस वीडियो का लास्ट टॉपिक हमारा एडमिशन और रिटायरमेंट का बेसिक। माय डियर, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एडमिशन रिटायरमेंट आपका बाकी सब होता है, फंडामेंटल और गुडविल जो हम कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, गुडविल जो हमने कंप्लीट किया माय डियर, वो गुडविल भी हमारी एडमिशन रिटायरमेंट के लिए ही है, बेसिक है बिल्कुल। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपको कुछ रेशियोज निकालने पड़ते हैं। रेशियोज आपने पढ़ाई है, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है कि एडमिशन के टाइम पर आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना होता है, रिटायरमेंट के टाइम पर गेनिंग रेशियो निकालना होता है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला जस्ट अपोजिट होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो माय डियर झमेला है क्या? पहली बात तो आपको याद रखने के लिए बता दूं, इसको आप सन के नाम से डिनोट कर सकते हैं, बेटा सन के नाम से। एस सेक्रीफाइसिंग, ओ से ओल्ड और एन से न्यू, इससे आप याद रख सकते हैं SON। तो एक फॉर्मूला आपको याद हो गया तो दूसरा भी आपको याद हो जाएगा। ये कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं, ना ही मैंने इसको बनाया है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है और ये सन वगैरह ये कोई मैंने नहीं बनाया, आपको आपकी बुक में सर्च करें, बुक में ही मिलेगा। बहुत पुरानी बात है, मैं जब पढ़ता था उस टाइम मुझे बताया गया था। तो ये सन तो ऐसी चीज होती है, ठीक है ना। इसको बताने का मेन ऑब्जेक्टिव इस क्लास में नहीं। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि माय डियर एडमिशन के टाइम पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही क्यों निकलता है, ये होता क्या है, और रिटायरमेंट के टाइम पर गेनिंग रेशियो क्यों निकलता है। क्योंकि बच्चे कंफ्यूज ये रहते हैं, क्वेश्चन में कई बार ये होता है कि कैलकुलेट द रेस्पेक्टिव रेशियो, या फिर हम क्यों निकालते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो एडमिशन में। ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर होना चाहिए। अगर ये चीज क्लियर नहीं है तो आप एग्जाम में ही कंफ्यूज रहोगे कि ये गुडविल आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बैठेगी या गेनिंग रेशियो में बैठेगी। ये आपका पर्टिकुलर जो भी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, हालांकि वो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट तो ओल्ड रेशियो में बढ़ता है, या फिर जो भी आपकी एडजस्टमेंट होती है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में होगी या गेनिंग रेशियो में। तो आज हम इसी बारे में डिस्कशन करेंगे कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो कब निकालते हैं, गेनिंग रेशियो कब निकालते हैं। बाकी एडमिशन और रिटायरमेंट के बाद हम अगली वीडियोस में कवर करेंगे, ठीक है जी। तो देखिए जरा मेरी बात को जरा ध्यान से सुने। मैंने कहा पहली बार सेक्रीफाइसिंग का मतलब है त्याग करना। त्याग करना मतलब जब एडमिशन होता है, जब कोई बंदा मेरे पास आता है तो मेरा कुछ ना कुछ नुकसान होता है, कुछ ना कुछ नुकसान होता है। अब आप मेरी बात को जरा समझें, मेरी बात को जरा समझें। मैंने कहा ए और बी दो पार्टनर हैं और इन्होंने सी नाम के एक बंदे को एडमिट किया। सी एक नया पार्टनर है जिसको एडमिट किया। माय डियर सी अपनी मर्जी से कभी भी नहीं आ सकता जब तक ए और बी दोनों अपनी सर्वसम्मति नहीं देंगे। अगर ये दोनों रेडी नहीं है तो सी कभी अंदर फर्म में नहीं आ सकता। मान लीजिए ए तैयार है और बी तैयार नहीं है, तब भी नहीं आ सकता। दोनों का तैयार होना बहुत जरूरी है, दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। जब दोनों तैयार होंगे तभी सी फर्म के अंदर आ सकता है। तो अब मुझे जब पता है कि सी के आने की वजह से ए और बी का नुकसान होगा, उसके बाद भी ए और बी राजी हैं, चल ठीक है आने दे उसको, इसका मतलब वो जानबूझ के अपना नुकसान कर रहे हैं। जब वो जानबूझ के अपना नुकसान कर रहे हैं उसे बोलते हैं सेक्रीफाइस करना, उसको हिंदी में बोलते हैं त्याग करना। इसलिए हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। बात समझ में आती है। अब नुकसान कैसे होता है कि आपके दिमाग में आएगा क्या, जो नया बंदा आएगा वो कैपिटल के पैसे भी लेकर आएगा, गुडविल के पैसे भी लेकर आएगा, फिर नुकसान कैसा हो गया। माय डियर उसी नुकसान की बातचीत मैं करता हूं। देखें जरा, मैंने कहा ए और बी दो पार्टनर हैं, ए और बी दो पार्टनर, मान लीजिए प्रॉफिट बराबर बराबर बांटते हैं। तो अगर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आपको तकरीबन 90 रुपए का, आपको तकरीबन 90 रुपीस का प्रॉफिट हुआ है। अगर आपको 90 रुपीस का प्रॉफिट हुआ है तो उस केस में ए और बी के हिस्से में कितना कितना आएगा, 45 यही आएगा, 45 आएगा। बात समझ में आती है। इसके बाद मैंने आपसे कहा एक सी पार्टनर आ गया। सी पार्टनर के आने के तुरंत बाद अब पार्टनर कितने हो गए, ए बी और सी। और जब रेशियो बराबर है, जब रेशियो बराबर एज्यूम्ड फिगर है, क्योंकि आपको चीज समझाने के लिए मैं बराबर बराबर बता दूं कि अगर मान लीजिए ए बी सी तीन पार्टनर है और इनका रेशियो 1-1-1 है, बराबर है, तो प्रॉफिट तो अब भी 90 रहेगा। अब आप कहोगे भाई साहब नया पार्टनर आया तो पैसे तो लेकर आया होगा, तो प्रॉफिट तो बढ़ा होगा। माय डियर प्रॉफिट रात रात में नहीं बढ़ता, प्रॉफिट एकदम नहीं बढ़ता, कुछ समय बाद प्रॉफिट बढ़ता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि प्रॉफिट एकदम अभी नहीं बढ़ा है, प्रॉफिट 90 ही है। तो उस केस में अब कितना कितना प्रॉफिट बटेगा भाई साहब, तीनों के हिस्से बटेगा। कितना बटेगा, 30। तो पहले ए को कितना मिल रहा था, 45, अब ए को कितना मिल रहा है, 30, मतलब 15 रुपए का लॉस हो गया किसको, ए को। और बी को कितना मिल रहा है, 45 पहले मिल रहा था, अब 30 मिल रहा है, मतलब 15 रुपए का इसमें भी हो गया। टोटल 30 रुपीस का ए और बी ने लॉस किया और उसके बाद इन दोनों का लॉस किसको मिल गया, जाके
सी को मिल गया। बात समझ में आती है या नहीं आती? मतलब ए और बी को क्या हो गया? सेक्रीफाइस, इन्होंने सेक्रीफाइस किया, और सी को क्या हो गया? इसको गेन हो गया, इसको प्राप्ति हो गई। इसलिए हम इनके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं, और इसलिए हम क्या निकालते हैं हमेशा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूला हमारा क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बिल्कुल बेसिक सी बात है। अब अगर मैं यहीं पर बात करूं गेनिंग रेशियो, रिटायरमेंट की बात करूं, जब रिटायरमेंट होता है या डेथ होती है, दोनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। मैं फिलहाल केवल रिटायरमेंट का ही नाम लूंगा, मृत्यु की बात तो मैं चैप्टर में करूंगा, ठीक है जी। तो मैंने क्या कहा कि जब रिटायरमेंट हो रहा है, तो रिटायरमेंट के केस में क्या होता है कि मान लीजिए 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी, और मान लीजिए इनका रेशियो भी बराबर है, इनका रेशियो भी बराबर है। तो अगर इस केस में भी अगर मैं आपसे कह दूं, मान लीजिए प्रॉफिट हो रहा है 120 रुपए का, प्रॉफिट हो रहा है 120 रुपए का, तो भाई साहब तीनों में बट रहा है कितना? 40 40 40, 4 3 12, ठीक है। तो ए को कितना मिल रहा है? 40, बी को कितना मिल रहा है? 40, और सी को कितना मिल रहा है? 40। अब मान लीजिए सी कहता है भाई साहब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मुझे रिटायरमेंट चाहिए। रिटायरमेंट किसी भी कारण की वजह से हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है रिटायरमेंट का, भाई अब वो इनकैपेबल है, अनसाउंड माइंड है, मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा, बावड़ा हो गया, या कोई भी रीजन हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो गए, किसी भी कारणवश रिटायरमेंट हो सकता है। बात समझ में आती है? हम फिलहाल कारण नहीं पढ़ रहे, चैप्टर पढ़ेंगे, डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन भी कर लेंगे। और डिटेल में डिस्कशन तो कहीं रखा, मैं भूल गया, देखो फिर दोबारा कि हम रिवीजन क्लास कर रहे हैं, डिटेल में कराने लगा। रिवीजन वीडियोस में भैया देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो दे दूंगा मैं, ठीक है जी। तो मैंने कहा सी रिटायर जब हो रहा है, सी रिटायर हो रहा है तो क्या हो रहा है? ए और बी को गेन हो रहा है। कैसे गेन हो रहा है माय डियर? अब सी जब चला जाएगा तो क्या रातों रात आपको प्रॉफिट कम होगा? एकदम तो प्रॉफिट कम होने वाला नहीं है। जब एकदम प्रॉफिट कम नहीं होगा तो मैं मान के चलता हूं कि अब भी 120 रुपए का ही प्रॉफिट हो रहा है, 120 का ही प्रॉफिट अब भी हो रहा है। और अगर अब भी 120 का प्रॉफिट हो रहा है तो उस केस में क्या होगा? अब ये भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो लमसम 60 एंड 60 दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जरा देखें, पहले ए को कितना मिल रहा था? 40 मिल रहा था, अब ए को कितना मिल रहा है? अब 60 मिल रहा है। मतलब कितने का प्रॉफिट हुआ? इसे 20 का प्रॉफिट और 20 का गेन हो गया। जब ये जा रहा है तो गेन हुआ या नहीं हुआ? ए को भी गेन हुआ और बी को भी गेन हुआ, दोनों को ही गेन हो गया। इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें इस केस में गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। बात समझ में आती है? हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपको और डिटेल में देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा। ये माय डियर लास्ट टॉपिक था आज की वीडियो का। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आप लोगों से। उम्मीद करता हूं आपको सीरीज पसंद आ रही होगी। हम लोगों ने अब तक इन 3 दिनों में हमने अब तक क्या क्या कवर कर लिया? हमने फंडामेंटल पूरा खत्म कर दिया, गुडविल पूरा खत्म कर दिया, और एडमिशन पे हमने कदम रख दिया है, ठीक है जी। चेंज इन पीएसआर में इसलिए नहीं करा था, एग्जाम में भी 1 नंबर का आता है, और अगर आप एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों कर लेते हो तो आपका चेंज इन पीएसआर भी कवर हो जाएगा। समझ में आती है बात? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।